Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर SLM का पार्ट 3, ठीक है। PYQ का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ जाके देख सकते हो। साथ ही साथ कल आपका पेपर है, और अगर आज अभी तक आप कंफ्यूज हो कि आपको कैसे करनी है प्रिपरेशन, तो आप SLM का कोर्स ले सकते हो, और उस कोर्स में आपको PYQ विद आंसर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 99% आते ही आते हैं पेपर में, साथ ही साथ यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ वन शॉट लेक्चर वीडियो मिलेगी जिसमें 2 घंटे में पूरे सिलेबस को कवर करवा रखा है। तो वो सारी चीज़ें मिलेगी, और साथ ही साथ मिलेगा मॉक टेस्ट, और आपका वो मॉक टेस्ट को हम चेक भी करेंगे, बताएंगे आपकी क्या मिस्टेक्स है अगर आप हमें उसका PDF बना के भेजते हो तो किस चीज़ की देरी है। ये 99% एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है आपको पता चलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ₹99 में, और जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो जाके एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ भी डाउट फेस करते हो तो इन 99 में वो डाउट भी आपके क्लियर करे जाएंगे। तो चलो देखते हैं हमारा 16th क्वेश्चन पार्ट 3 का। अब पार्ट 3 में आपके पास 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये 5 क्वेश्चन जो है आपके कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, जिसको आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताने आपको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से करके जाना, प्लानिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब करके जाना, ठीक है। अब देखते हैं एजुकेशन में डिफरेंस जो है इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में समझ के हम एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं स्कूल की। दोनों ही टर्म्स रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन इन दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, मीनिंग्स हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंस देखते हैं इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर होता है या फिर एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है क्रिएटेड टू फुलफिल स्पेसिफिक सोसाइटल नीड्स, ठीक है। तो सोसाइटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशन बना रखा होता है, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये एक फॉर्मल ग्रुप होता है लोगों का जो एक साथ मिलके काम करते हैं एक ऑब्जेक्टिव को, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जैसे कि एक स्कूल स्टाफ हो गया या कमेटी हो गई। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे आपका स्कूल या कॉलेजेस हो गए जो सोसाइटल नीड्स को फुलफिल करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं मिलजुल के, जैसे कि एक स्कूल स्टाफ हो गया। इनका नेचर क्या है कि इंस्टीट्यूशन क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग, जैसे स्कूल है ये लॉन्ग लास्टिंग है और स्टेबल है, और इसमें सोशल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड है, फंक्शनल है, और ये फोकस करता है कोऑर्डिनेशन पर और टास्क पर। पर्पस क्या होता है इनका कि इंस्टीट्यूशन जो है ये ब्रॉडर सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होता है, जैसे एजुकेशन, कल्चरल या मॉरल डेवलपमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये अचीव करता है स्पेसिफिक ऑपरेशनल गोल्स को विद इन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले है कि ये इंश्योर करे स्मूथ फंक्शनिंग सभी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की। सेकंड है कि ये प्रमोट करे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और कोऑर्डिनेशन को अमंग स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट। और थर्ड है कि ये सपोर्ट करे ओवरऑल डेवलपमेंट को बच्चे की, ठीक है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है फाउंडेशन, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर करती है एक सिस्टमैटिक फंक्शनिंग टू अचीव एजुकेशनल गोल। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि स्कूल में आपको, कॉलेजेस में आपकी जो बुक्स हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेजेस में इनकी डेफिनेशंस देती है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये समझ के जाओ कि इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है एक आपका जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर सोसाइटल नीड्स फुलफिल हो रही है, जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, कॉलेजेस हो गए। और आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, जैसे उस स्कूल में काम करने वाले स्टाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17।
जो कह रहा है सम स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम आर कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसेस फटीग। ठीक है, कुछ बच्चे जो है उनको चक्कर सा हो रहा है, वॉमिटिंग सा हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, दे शो विड्रॉल फ्रॉम स्टडीज़, और वो ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं। एज अ क्लास टीचर आप देखते हो कि उनके घर की होम इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, और यही कॉज है, कॉमन कॉज है उनके स्ट्रेस का। तो आपको 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बतानी है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो एज अ रेमेडियल मेजर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको इसमें टेक्निक्स बतानी है। तो सबसे पहले स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स में इफ़ेक्ट करता है उनकी लर्निंग को, हेल्थ को, और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को। एज अ क्लास टीचर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम बच्चे के जो भी स्ट्रेस है उसको, उसके कॉजेज़ निकालें कि किस वजह से बच्चा स्ट्रेस ले रहा है, और फिर उसको रेमेडियल मेजर जो है वो यूज़ करें। इन दिस केस एक पुअर होम इन्वायरमेंट जो है इसकी वजह से बच्चे को फटीग हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, और एब्सेंट बच्चा ज़्यादा रह रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम यहाँ पर क्या फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं और बच्चे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। 1-on-1 ग्रुप काउंसलिंग सेशन जो है वो बच्चे को हेल्प करेगी कि बच्चा ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, अपने स्ट्रेस को समझे और डेवलप करे कोपिंग स्ट्रैटेजीज। सेकेंड इज़ हम प्रमोट करें रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन को, जैसे कि हम कुछ एक्टिविटी करवाएं जैसे योगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिससे बच्चे को थोड़ा मेंटल पीस मिले। और थर्ड है कि हम बच्चे को एकेडमिक और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करें, यानी कि वर्कलोड जो है उसको थोड़ा एडजस्ट करें, पीयर सपोर्ट को एनकरेज करें, और एक पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पर बच्चा सेफ, वैल्यू और मोटिवेटेड फील करे टू पार्टिसिपेट। तो इन टेक्निक्स का यूज़ करके टीचर जो है वो हेल्प कर सकती है बच्चे को कि वो स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करे, अटेंडेंस इंप्रूव हो बच्चे की, और ये सपोर्ट करेगा बच्चे की टोटल डेवलपमेंट में, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे। इसके अलावा आप क्या क्या पॉइंट्स है यानी और क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, कैसे आप बच्चे के स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, वो कमेंट में जल्दी से बता दो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18, जो पूछ रहा है कि इनडिसिप्लिन और मिसबिहेवियर जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है स्कूल की। तो इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ हमें एलोबरेट करना है और कोई भी 2 स्ट्रैटेजी आपको बतानी है टू डील विद दीज इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इस आज के दौर पर हम बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो इस केस में हम इनडिसिप्लिन और मिसबिहेवियर जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसके साथ डील करेंगे। आप जब एसएपी में गए होगे तो भी आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं आज के टाइम पे। इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है स्कूल में, स्पेशली जो बड़ी क्लासेस होती है वहाँ के बच्चे जो है वो टीचर्स को कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी बोल देते हैं टीचर्स को। तो इस मिसबिहेवियर और इनडिसिप्लिन से कैसे डील करना चाहिए ये आपको बताना है। सो आंसर देखते हैं। तो इनडिसिप्लिन और मिसबिहेवियर कॉमन चैलेंजेस है स्कूल में जो लर्निंग इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं और बच्चे की डेवलपमेंट को भी। इनडिसिप्लिन का मतलब है कि रूल्स और नॉर्म्स का फॉलो ना करना, वाइल मिसबिहेवियर का मतलब है कि इनएप्रोप्रिएट डिस्टर्ब करना क्लासरूम को और स्कूल एक्टिविटी को, या कुछ गलत बोलना। तो एग्जाम्पल के साथ देखें तो इनडिसिप्लिन क्या है। इनडिसिप्लिन क्या है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड कि लेट होना, ठीक है, क्लासेस स्किप करना, क्लासरूम रूल्स को फॉलो ना करना। और मिसबिहेवियर क्या है कि क्लासमेट्स को बुली करना, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना, रिफ्यूज़ करना कोऑपरेट करने को इन ग्रुप एक्टिविटी। तो ऐसे बिहेवियर जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस और पीयर रिलेशंस को। तो हम इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, अब इसमें स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। जब कोई बच्चा गुड बिहेवियर कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड करना है, अप्रिशिएट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि वो अप्रोप्रिएटली बिहेव करे क्लास में। सेकेंड इज़ काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि हमें डिस्कस करना है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है जब भी बच्चा ना समझे और अपने बिहेवियर को करेक्ट नहीं करे। ठीक है, ये कुछ हमारे स्ट्रैटेजीज है टू डील विद इनडिसिप्लिन एंड मिसबिहेवियर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो वो कमेंट सेक्शन में बताना, सो डैट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो। आप मैक्सिमम पॉइंट जो अपने माइंड में रखो, सो डैट पेपर में जब जैसे ही आप क्वेश्चन देखो वैसे ही उनमें से अगर आप 5 पॉइंट्स बता रहे हो तो उनमें से एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो आपको याद आ ही जाए।
अब देखते हैं बाय अडॉप्टिंग दी स्ट्रैटेजी स्कूल जो है वो मेंटेन कर पाएगा डिसिप्लिन इन्वायरमेंट को और प्रमोट करेगा पॉजिटिव बिहेवियर को अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, टीम बिल्डिंग जो है ये इंपॉर्टेंट टूल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू रन इफेक्टिवली। इस पे कमेंट करना है। तो टीम बिल्डिंग क्या होता है? टीम बिल्डिंग के बिना तो एक ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें टीम बिल्डिंग की तो बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी। ओके तो देखते हैं। तो टीम बिल्डिंग क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इंक्लूडिंग स्कूल्स, क्योंकि ये कोलैबोरेशन को फॉस्टर करता है, कोऑर्डिनेशन को और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर को। ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो एक साथ काम करे इफेक्टिवली टू अचीव कॉमन गोल्स। इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये इन्हांस करता है कोलैबोरेशन को, कि सब मेंबर जो है वो एक साथ काम करे, कोऑपरेट करे, आइडियाज शेयर करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, जो ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। सेकेंडली ये ट्रस्ट और कम्युनिकेशन को बिल्ड करेगा। तो एक्टिविटी जो प्रमोट करेगी टीम वर्क को, वो स्ट्रेथन करेगी इंटरपर्सनल रिलेशन को, कॉन्फ्लिक्ट कम करेगी और इन्हांस करेगी ओपन कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स। थर्डली ये मोटिवेशन को बूस्ट करेगी और मोरल को बूस्ट करेगी। तो एक टीम में, अच्छी टीम में जब हम काम करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी बढ़ता है, जिससे आपकी बेटर परफॉर्मेंस होती है। ठीक है। इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब एक टीम है, तो टीम जब एक साथ मिलजुल के काम कर रही है अच्छी, तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझेगी और एक साथ मिल के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगी। सो टीम बिल्डिंग एक पावरफुल टूल है जो इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप को स्ट्रेथन करता है और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है एंड मेकिंग इट्स एसेंशियल फॉर सक्सेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। So question 20 is using reflections from your SCP school experience program, डिस्कस करना है जो वेरियस को करिकुलर एक्टिविटी जो स्कूल ने ऑर्गेनाइज करी फॉर लर्नर्स एट मिडल स्टेज टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज। तो इसमें थोड़ा आपको माइंड चलाना पड़ता है अपना। सो को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है क्लासरूम लर्निंग को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। सो आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताना है। अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस करा था ऐसा, तो आप वो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका पहला आ जाता है स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई, जैसे फुटबॉल, एथलीट्स, योगा, जिससे बच्चे की फ़िज़िकल फिटनेस प्रमोट हो रही है, टीम वर्क, डिसिप्लिन और गोल सेटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। सेकेंडली आर्ट और कल्चरल एक्टिविटी आप लिख सकते हो, जैसे ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और एस्थेटिक एप्रिसिएशन इम्प्रूव हो रही है। थर्ड इज़ क्लब एंड सोसाइटी, जैसे साइंस क्लब हो गए, डिबेट क्लब हो गए, क्विज कॉम्पिटिशन, जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेटिव स्किल को इम्प्रूव कर रहा है। फोर्थ सोशल और कम्युनिटी प्रोग्राम हुए, जैसे क्लीनिनेस ड्राइव्स, अवेयरनेस कैंपेन, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट, जिससे बच्चे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी और लीडरशिप क्वालिटीज़ इम्प्रूव हो पाए। तो को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में प्रोवाइड करती है बच्चे को विद अपॉर्चुनिटी कि बच्चे में लाइफ स्किल्स डेवलप हो, कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो और वो एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बन पाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इन द स्कूल, और हम कैसे मेंटेन करेंगे स्कूल रिकॉर्ड्स को, आपको ये लिखना है। सो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन इन स्कूल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम प्लानिंग कर पाए, मॉनिटरी कर पाए और इवेल्युएट कर पाए एजुकेशनल एक्टिविटी। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यूजेस ऑफ रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म यूज़ क्या है कि डेली अटेंडेंस रजिस्टर बन रहा है, होमवर्क रिकॉर्ड है, लेसन प्लान है, जो हेल्प कर रहा है टीचर को कि वो बच्चे के प्रोग्रेस को क्या कर पाए, ट्रैक कर पाए। इमीडिएट फीडबैक मिलता है बच्चे के परफॉर्मेंस पे और एडजस्टमेंट होती है ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। ओके लॉन्ग टर्म यूजेस क्या है इसके? लॉन्ग टर्म यूजेस क्या है कि अकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, एनुअल रिकॉर्ड हो गया, और क्यूमुलेटिव असेसमेंट यानी कि टोटल असेसमेंट होती है फाइल्स, ठीक है,
ये सब, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करेगा रिसर्च के लिए, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए और बच्चे की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए ओवर द ईयर। सो मेथड्स क्या है ऑफ मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड, हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग रजिस्टर्स का यूज़ करना है, ठीक है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स के लिए। इंश्योर करना है कि रेगुलर अपडेट हो रहा है वो। कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है कि किसी भी बच्चे का डाटा कहीं भी ऐसे ही ओपनली किसी को भी ना दिया जाए। तो एक एक्यूरेट स्कूल रिकॉर्ड को मेंटेन करके डेली मैनेजमेंट भी हो पाएगी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो पाएगी, जिससे क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज, हाउ डज इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट सक्सेस। कोई 3 वेज आपको बताने हैं जिसमें वेल ऑर्गेनाइज स्कूल मैनेजमेंट जो है वो इम्पैक्ट करेगा बच्चे की एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ को। इसका आंसर देखते हैं। तो इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंश्योरिंग बोथ एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट। जब एक स्कूल वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है तो ये क्रिएट करता है एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट को जहाँ पर बच्चे जो है सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो 3 तरीके वेल ऑर्गेनाइज स्कूल मैनेजमेंट के जो बच्चे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक इन्वायरमेंट, जैसे कि क्लियर टाइम टेबल, लेसन प्लान, ऑर्गेनाइज करिकुलम डिलीवरी। ये हेल्प करता है बच्चे को कि वो सिस्टमैटिकली पढ़े, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। सेकेंडली सपोर्टिव लर्निंग एटमॉस्फेयर, प्रॉपर मैनेजमेंट जो होगी रिसोर्सेज की, टीचर गाइडेंस होगा, काउंसलिंग होगी, ठीक है, और क्या ये इंश्योर करेगा कि बच्चे को सेफ फील हो रहा है, मोटिवेटेड है और कॉन्फिडेंट है। थर्डली एफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, बच्चे को रेगुलर असेसमेंट होगा, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगी और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा, जिससे बच्चा अपने खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचान पाएगा, जिसमें हमेशा आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहेंगे। तो इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट सिर्फ इन्हांस नहीं करता एकेडमिक अचीवमेंट को, बट ये नर्चर भी करता है बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को और प्रिपेयर करता है बच्चे को फ्यूचर चैलेंजेस और सक्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज, 3 रोल बताने आपको SCRT के और 3 रोल ऑफ डाइट इन प्रोवाइडिंग रिसोर्स सपोर्ट एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपको जितने भी ये आपका SCRT, डाइट, NCRT, CBSE जितना भी आपको इसमें दे रखा है ना, वो सारा आपको जितने भी सिलेबस में है वो सारे अच्छे से इनके रोल देख के जाना है, क्योंकि आपके पेपर में ये आएगा। स्टेट लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे SCRT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग रिसोर्स सपोर्ट, इम्प्रूविंग टीचर एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग को इन्हांस करने के लिए। तो सबसे पहले हम 3 रोल देखें SCRT के। तो पहला रोल है SCRT का कि ये करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडली ये टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पेडागोजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना या इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स लाना, ये इन सब पे फोकस करते हैं। थर्डली रिसर्च और गाइडेंस में, यानी कि ये एजुकेशनल रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं गाइडेंस फॉर इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब देखते हैं 3 रोल्स ऑफ डाइट। डाइट के 3 रोल क्या है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट इज टीचर सपोर्ट प्रोवाइड करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर। सेकेंडली रिसोर्स मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई करना टीचिंग एड्स को, गाइड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मटेरियल टू स्कूल। थर्ड कि मॉनिटर करना और सुपरवाइज करना, ठीक है, जो करिकुला है उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्रूव करना क्लासरूम प्रैक्टिसेस को, एक क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना। तो दोनों ही SCRT और डाइट इंश्योर करते हैं कि टीचर और स्कूल जो है उनको नेसेसरी गाइडेंस मिल रही है और रिसोर्सेज मिल रहा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 के बारे में देखेंगे, जो कि आपके 8 मार्कर्स होते हैं, वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपका साथ सिर्फ DLED तक नहीं देने वाली, आगे आप जो भी कोर्सेज करोगे, जो भी चीज़ें करोगे, उसमें भी मैं आपके साथ रहूँगी। टीचिंग से रिलेटेड जो भी आप करने वाले हो, जैसे CTET का पेपर दोगे तो उसमें भी मैं आपके साथ होंगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी आगे बताऊंगी आपके पेपर ख़त्म होने के बाद कि जब आपका ये ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम, तो आप एक प्राइवेट स्कूल में कैसे
टीचर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, वो सारी नॉलेज मैं आपके उसमें वीडियोस में डालूँगी, सो डैट आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाए, सिर्फ डीएलएड करके घर पे ना बैठ जाए। ओके, तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।